नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आज मैं आपसे दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बात करूंगा। आप जब प्राचीन इतिहास पढ़ने चलते होंगे तो आप देखते होंगे कि उत्तर भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास दोनों अलग अलग आपको पढ़ाया जाता है। वैसे तो ज्यादातर स्टूडेंट्स उत्तर भारत के इतिहास को ही लगभग पूरा इतिहास समझ लेते हैं, लेकिन आप ये समझें कि जितना इम्पोर्टेंट एकेडमिक कोर्स के लिए या कंपटीशन के लिए उत्तर भारत का इतिहास है, नॉर्दर्न इंडिया का की हिस्ट्री है, उतना ही इम्पोर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री में सदर्न इंडिया की हिस्ट्री भी है। और दक्षिण भारत का जो इतिहास है, ये जो हिस्ट्री ऑफ सदर्न इंडिया है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ने में कुछ एक कठिन जैसा महसूस होता होगा, लगता होगा कि एक टफ पार्ट है ये। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप इसको समझ लें अच्छे से तो निश्चित है कि दो चार राजवंशों के बीच में ही सिमट गया ये इतिहास बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और एक बार अगर आपकी समझ में आ गया तो बिल्कुल आपके माइंड से कभी नहीं जाएगा। फिर आज मैं आपसे इसी दक्षिण भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री पर बात करूंगा। और दक्षिण भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री में खास तौर से आप स्क्रीन पर देखें, ये लिखा हुआ है, ये आप देखें, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पल्लवास पार्ट 1। पल्लवों के राजनीतिक इतिहास पर बात करूंगा। पल्लव राजवंश का राजनीतिक इतिहास, इसके फर्स्ट पार्ट पर। इसको हमने लगभग 3 से 4 पार्ट में बांटने की कोशिश की है, बांटा है। जैसे आपने इसके पहले वीडियो में पल्लवों का जो आर्किटेक्चर था, आर्किटेक्चर ऑफ पल्लवास को 3 वीडियोज में उनकी जो पल्लव वास्तुकला की जो 4 शैलियां हैं, उन चारों शैलियों को 3 वीडियो में आपने देखा होगा। नहीं देखा हो तो आप वीडियो देखें जाकर के। और उसमें मैंने बात की थी आपसे कि पल्लवों का जो वास्तुकला है, इसको आप अच्छे से आपकी समझ में तब और आ जाएगी जब आप पल्लवों के राजनीतिक इतिहास को पढ़ लेंगे। क्योंकि पल्लवों की वास्तुकला की जो शैलियां हैं, वो शैली इन्हीं राजवंश के, इस राजवंश के राजाओं के नाम पर, जो रूलर हैं, इन्हीं के नाम पर महेंद्र शैली, मामल्य शैली, नंदीवर्मन शैली, राज सिंह शैली, इन्हीं शासकों के नाम पर रखी गई है। तो निश्चित है इन शासकों का भी इतिहास पढ़ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन के लिहाज से तो है ही है। तो आप स्क्रीन पर देखें, लिखा पार्ट 1, ये पहला पार्ट है। और इस पार्ट में मैंने जो वैसे तो पल्लव काफी पुराना इतिहास है पल्लवों का। इनको 2 भागों में बांट दिया गया है, इतिहासकारों ने इनको 2 पार्ट में रखा है, एक अर्ली पल्लवास, एक ग्रेट पल्लवास। लेकिन जब जो स्टूडेंट्स एंशिएंट हिस्ट्री की एकेडमिक पीजी या पीजी यूजी में पढ़ते हैं, तब उनको अर्ली पल्लवास यानी प्रारंभिक पल्लव शासक के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। लेकिन कंपटीशन बेस के लिए या इतिहास की जानकारी रखने वालों के लिए ग्रेट पल्लवास, महान पल्लव राजवंश का इतिहास ही इंपॉर्टेंट है, और वही समझना उनके लिए सफिशियंट है, उनके लिए लगभग एक उनकी जानकारी के लिए इतना ही उपयुक्त है, पर्याप्त है ये। तो स्क्रीन पर जैसे आप देखें, मैंने ग्रेट पल्लवास को रखा है। ग्रेट पल्लवास के जो फाउंडर हैं वहां से शुरू किया है, और आज की इस वीडियो में, कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, मैंने 2 रूलर्स को, 2 राजाओं को, एक सिंह विष्णु को और एक महेंद्र वर्मन फर्स्ट को। आपने जब पल्लवों की वास्तुकला पढ़ी होगी तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो पहली शैली है वास्तुकला की, वो महेंद्र वर्मन शैली कही जाती है। वो वही शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट को मैंने इस वीडियो में रखा है। और यहाँ पर इन शासकों की वास्तुकला को बिल्कुल ना छूते हुए सिर्फ पॉलिटिकल अचीवमेंट्स इनके मैंने यहाँ पर रखे हैं, और कुछ इनसे रिलेटेड, राजाओं से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। स्क्रीन पर आप 2 पिक्चर देख रहे हैं। ये आप देखें, स्क्रीन पर एक पिक्चर ये लगी हुई है, और एक पिक्चर ये लगी हुई है। बीच में आप देखें एक मैप लगा हुआ है पल्लवों का, जो 625 एडी के आसपास का ये मैप है। ये मैप गूगल से लिया गया है। और इन पिक्चर्स की जो दोनों पिक्चर्स लगी हैं, इन पिक्चर का क्या अर्थ है, इनका मतलब क्या है, ये डिटेल में वीडियो में आपको मिलेगा। मैप के बारे में मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा आगे चल करके। और इन पल्लव रूलर के बारे में मैं आपसे बात करूं, इसके पहले मैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत का थोड़ा सा एक फिगर आपके सामने रखना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ये, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे।
और मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे और निश्चित है कि पूरे वीडियो देखने के बाद आपको प्राचीन इतिहास का जो दक्षिण भारत का एक पूरा फिगर है वो आपके सामने होगा, और एक एक करके फिर दक्षिण भारत के सभी राजवंशों का इतिहास एक एक करके वीडियो में आपके सामने आता रहेगा। और अगर आप शुरू से इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित है कि प्राचीन भारत का जो दक्षिण भारत का इतिहास है वो बिल्कुल पूरी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो की पहली स्लाइड में मैंने एक मैप रखा है और उस मैप में सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है उस मैप के जरिए कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत किस तरह से डिवाइड किया गया है। आइए चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स ये देखें, एक ये मैप है, इसमें लिखा हुआ पल्लव टेरिटरीज 645 एडी। इससे आपको अभी कोई लेना देना नहीं है इस टाइम पीरियड से, मैंने यहाँ पर सिर्फ मैप समझाने के लिए लगाया ही है। प्राचीन भारत का उत्तर भारत और दक्षिण भारत आप पढ़ते ही, उत्तर भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास, लेकिन उत्तर भारत तो सिंगल पार्ट में है और जब आप दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ने चलते हैं तब वो डबल पार्ट में इतिहासकारों ने इसको दो भागों में बांट रखा है। यहीं से आपको समझने की जरूरत है। तो निश्चित अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो पूरा दक्षिण भारत का इतिहास आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक ये नर्मदा रिवर है, यहाँ पर आप ये देखें, ये नर्मदा रिवर है और यहीं पर ये नर्मदा नदी, जहाँ पर ये नर्मदा रिवर जहाँ से निकलती है, एक यहाँ पर एक पहाड़ी है, उसको मेकल पहाड़ी कहा जाता है। विंध्य पहाड़ी जो आज कहते हैं, विंध्यांचल जिसको कहते हैं, विंध्याचल, वो विंध्यांचल, विंध्य का अंचल यानी विंध्य पहाड़ी, और यही उसको मेकल भी कहा जाता है। इसीलिए नर्मदा नदी को मेकल सुता कहा जाता है, मेकल सुता, मेकल की पुत्री। तो ये इस नर्मदा नदी को बॉर्डर मानते हुए, इस नदी को बॉर्डर मान करके आप यहाँ पर ये देखें, और इस नदी को ही इतिहासकारों ने इसको बॉर्डर में रखते हुए इस भाग को, आप यहाँ तक तो ना जोड़े, इस तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरी लाइन दे दी है। इस ऊपर के हिस्से को, इधर के ऊपर के हिस्से को उत्तर भारत, इस पार्ट को नॉर्दर्न इंडिया, इस पार्ट को इतिहासकारों ने नॉर्दर्न इंडिया कहा है। और इस पार्ट को यहां से लेकर के, नर्मदा से लेकर के एक नीचे आप देखिए कन्याकुमारी, यहाँ पर कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी तक के पूरे पार्ट को दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया कहा जाता है। उत्तर भारत इस पार्ट को उत्तर भारत, इसको दक्षिण भारत। अब मैंने जैसे आपसे बताया कि दक्षिण भारत को इतिहासकारों ने, प्राचीन इतिहास के मशहूर विद्वानों ने, प्रसिद्ध विद्वानों ने इसको दो भागों में बांटा है। कैसे? और इसके एविडेंस में मिलते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने आप से बात दिया है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक बुक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस बुक में, इस बुक के राइटर का नाम नहीं पता है, आज तक इतिहासकारों को इस बुक के लेखक का नाम अभी नहीं पता चला, इसको अननोन नेम से माना जाता है। इस बुक में दक्षिण भारत के दोनों पार्ट को की जानकारी थी उस लेखक को। अब देखें यहाँ पर, इस नर्मदा नदी से लेकर के, अब दक्षिण भारत का डिवाइडेशन आप देखेंगे, नर्मदा नदी से यहाँ पर आप देखिए, ये तुंगभद्रा है, यहाँ पर ये कृष्णा रिवर है, यहाँ पर ये तुंगभद्रा रिवर है, और ये कृष्णा रिवर है ही है, ये पूरी कृष्णा रिवर है, यहाँ से तुंगभद्रा निकली हुई है, गोदावरी यहाँ पर है ही है। ये कृष्णा तुंगभद्रा यानी आप बॉर्डर कृष्णा को मान सकते हैं। ये पार्ट आप यहाँ से ये डिवाइड करेंगे फिर से, और इस पार्ट में इस भाग को इतिहासकारों ने दक्षिणापथ कहा है। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ आप जो इतिहास पढ़ते हैं, दक्षिणापथ का इतिहास, दक्षिणापथ सिर्फ इसी पार्ट को दक्षिणापथ बोलते हैं। और इसके बाद कृष्णा तुंगभद्रा से लेकर के, कृष्णा तुंगभद्रा से कन्याकुमारी तक के पूरे पार्ट को, यानी इस भाग को द्रविड़ या सुदूर दक्षिण या तमिल या तमिलहम कहा जाता है। यानी इस भाग को, इस हिस्से को सुदूर दक्षिण या द्रविड़ देश या तमिल देश या तमिलहम कहा जाता है। यानी अब आप देखें कि भारत, उत्तर भारत, दक्षिणापथ और सुदूर दक्षिण या द्रविड़ देश या तमिलहम या तमिल देश में तीन भागों में बटा हुआ है। और इसको आप आसानी समझ सकते हैं जब आर्किटेक्चर की शैली, आप जब वास्तुकला, भारत की कला शैली आप पढ़ते हैं प्राचीन भारत की, तो उस मंदिरों की शैली पढ़ते हैं, उसमें नागर शैली, बेसर शैली
और द्रविड़ शैली पढ़ते हैं। तो आप यहाँ देखें, इस उत्तर भारत की पूरी जो मंदिर शैली है उसको नागर शैली कहा जाता है। ये नागर शैली आप लिखने से अच्छा आप समझ लें आसानी से, इस भाग को नागर शैली कहते हैं। और इस एरिया की जो यहाँ की एक मंदिर शैली है इसको द्रविड़ शैली बोलते हैं, द्रविड़ शैली। और इस भाग की शैली को बेसर शैली बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए, कि मंदिर की, भारत में मंदिर की कितनी शैलियां हैं? 3 शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ये तीनों शैली कहाँ का, किन किन एरियाज में इंप्लीमेंट की जाती हैं? उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत, दक्षिणापथ में बेसर शैली और द्रविड़ में द्रविड़ शैली। यानी नागर और द्रविड़ शैली दोनों का जो मिक्सचर है उसे बेसर शैली कहा जाता है। अब हम अपने पॉलिटिकल हिस्ट्री पर चलते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखें, जो आज की हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री में दक्षिण भारत का इतिहास यहीं से बटा हुआ है। ये आप देखें, ये दक्षिण भारत का इतिहास, यहाँ से दक्षिण भारत का इतिहास बटा हुआ है। और आज हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को ही पढ़ेंगे। और दक्षिण भारत के इतिहास में मैंने पल्लवों की हिस्ट्री रखी है, पल्लवों के इतिहास की। और आप देखें यहाँ पर पल्लवों की राजधानी ये कांची थी। ये जो आप शेड एरिया देख रहे हैं, ये 645 एडी के आसपास पल्लवों का पूरा एक एरिया था, ये वो दिखाया गया मैप में। यहाँ पर पल्लवों की राजधानी कांची थी और इस कांची से ही पल्लवों ने पूरे दक्षिण भारत पर राज्य किया। और जिस समय पल्लव राज्य कर रहे थे यहाँ पर दक्षिण भारत में, कांची से पल्लव राज्य कर रहे थे, उस समय यहाँ पर गोदावरी के आसपास यानी महाराष्ट्र में वातापी है एक जगह, और यहाँ पर वातापी के चालुक्य राजवंश, दक्षिण भारत में 2 ही 3 राजवंश बड़े मशहूर रहे हैं। एक वातापी के चालुक्य, ये कंटेम्परेरी हैं पल्लवास के, दूसरे कांची के पल्लव, और उसके बाद यहाँ पर चेर राजवंश था केरल में, एक छोटा सा राजवंश चेर, बहुत पुराना राजवंश। और दक्षिण में बिल्कुल बॉटम पर पांड्य राजवंश था, ये भी बहुत पुराना राजवंश है। बाकी ये सिंघल देश कहा जाता था इसको, लंका को। और इसके बाद पल्लवों को रिप्लेस करके, पल्लवों को ही हटा करके चोलों ने राज्य किया था। तो भी आप दक्षिण भारत में, द्रविड़ देश में चोल, चेर, पांड्यों के बारे में खूब सुनते हैं। और मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में भी इन तीनों का जिक्र मिलता है। इनको सीमावर्ती राज्य कहा गया है। तो ये चोल, चेर, पल्लवों को रिप्लेस करके चोल आए थे। अभी हम लोग पल्लवों का इतिहास पढ़ेंगे। और पल्लवों के कंटेम्परेरी दक्षिणापथ में, ये तो द्रविड़ में थे, आप द्रविड़ समझ ही रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का द्रविड़ एरिया है, तमिलहम है, तमिल देश इसको कहते हैं, द्रविड़ देश। दक्षिणापथ में पल्लवों के कंटेम्परेरी चालुक्य थे, और चालुक्यों में भी कई चालुक्य हैं। इनमें वातापी के चालुक्य बड़े मशहूर थे। वातापी के चालुक्य ही इनके समकालीन थे पल्लवों के। और पल्लवों और वातापी के चालुक्यों का खूब युद्ध हुआ था, और कई सालों तक इनका युद्ध चलता रहा। इन दोनों का इतिहास ही एक तरह से दक्षिणापथ और द्रविड़ की लड़ाई ही लगातार दक्षिण भारत का इतिहास बन गई थी। अगर आप वातापी के चालुक्य और पल्लवों के इस कॉन्फ्लिक्ट के, इस संघर्ष को पढ़ लें तो समझिए दोनों राजवंश का इतिहास आपके समझ में आ गया। और इसके बाद यहाँ पर फिर वातापी के चालुक्यों को रिप्लेस करके राष्ट्रकूट आ गए, फिर राष्ट्रकूटों को रिप्लेस करके कल्याणी के चालुक्य आ गए, और एक चालुक्य और है यहाँ पर, वो वेंगी के, आंध्र प्रदेश में वेंगी के चालुक्य यहाँ पर थे। इस तरह से आप आसानी से समझ लें कि जब इतने की बात की जाए, नर्मदा नदी से लेकर के कृष्णा या तुंगभद्रा के बीच की बात की जाए, तो समझ लीजिए दक्षिणापथ का इतिहास की बात की जा रही है। और जब कृष्णा तुंगभद्रा से लेकर के कन्याकुमारी तक की बात की जाए, तब आप समझें कि द्रविड़ देश, तमिल देश या तमिलहम या सुदूर दक्षिण की बात की जा रही है। और बाकी वातापी के चालुक्य और चोल, वातापी के चालुक्य के कुछ शासक लगातार यहाँ तक अपना धावा करते रहे, राष्ट्रकूट लगातार यहाँ तक आते रहे। वातापी के चालुक्य तो नहीं आए, सॉरी, राष्ट्रकूट राजवंश के राजा यहाँ तक लगातार धावा बोलते रहे। और पल्लवों के बाद जब चालुक्य, चोल आए, चोलों ने भी यहाँ तक धावा बोला, पूरा उत्तर भारत में यहाँ तक धावा बोला। यानी सुदूर दक्षिण और दक्षिणापथ के राजा उत्तर भारत में बराबर एंट्री करते रहे। तो स्टूडेंट्स, अब आइए चलते हैं, बात करते हैं इसी सुदूर दक्षिण द्रविड़ देश के पल्लवों के इतिहास पर बात करते हैं।
ये देखें आप स्क्रीन पर, द ग्रेट पल्लव रूलर ऑफ कांची, कांची के महान पल्लव शासक, ये हेडिंग है आपकी। ये मैप लगा हुआ है, 625 एडी का ये मैप है, 625 ईस्वी के आसपास का मैप है। और आपने जैसे पीछे देखा कि पल्लवास, ये कांची के पल्लव यहाँ पर है, कांचीपुरम उनकी राजधानी है, राजधानी इन्होंने बनाई थी अपनी। और चालुक्य जिनकी बात की जाती थी, की गई थी, वातापी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, इन्हीं को कहा जाता है। चेर ये हैं जिनकी अभी बात की गई थी, पांड्य हैं। ये मैप मैं कोई ऑथेंटिक नहीं कहूंगा, ये मैप समझने के लिए केवल ये मैप गूगल से लिया गया है। और इसके बाद देखें, यहीं से बट जाएगा आपका, ये उत्तर भारत हो जाएगा और ये एरिया दक्षिण भारत हो जाएगा। और यहाँ से आप बांट सकते हैं इसको सुदूर दक्षिण, द्रविड़ देश या तमिलहम या तमिल देश, और इसको दक्षिणापथ कहेंगे। चलिए पढ़ते हैं, बात करते हैं, देखते हैं स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है ग्रेट पल्लव के बारे में। ग्रेट पल्लव रूलर सिंह विष्णु नाम था उनका। फर्स्ट रूलर जो रहे हैं सिंह विष्णु। वैसे तो इनके पहले शासक सिंहवर्मन का नाम मिलता है, और सिंहवर्मन का की ज्यादा पॉलिटिकल हिस्ट्री पता नहीं चलती है, तो इसीलिए इतिहासकारों ने सिंह विष्णु को ही एक तरीके से ग्रेट पल्लवास की शुरुआत सिंह विष्णु से की है। टाइम देखें आप, 575 टू 600 एडी, 575 से 600 ईस्वी के बीच में सिंह विष्णु का शासन था। स्क्रीन पर आप देखें कि एक लाइन, द ग्रेट पल्लव रूलर ऑफ कांची, द नेम ऑफ सिंह वर्मन सन सक्सेसर सिंह विष्णु कम फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ ग्रेट पल्लव किंग। वही बात जो मैंने आपसे बताई कि ग्रेट पल्लव शासक, कांची के महान पल्लव शासक में जो नाम आता है वो सिंह वर्मन के बेटे, या आप देखें सिंह वर्मन के बेटे और उसके उत्तराधिकारी सिंह विष्णु का नाम महान पल्लव शासकों की लिस्ट में सबसे पहले रखा जाता है। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अवनी सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसने अपनी जो उपाधि ली थी, जो उसकी प्रमुख उपाधि थी, उसको वो अवनी सिंह थी, यानी उसको अवनी सिंह के नाम से जाना जाता था। He assumed the title of अवनी सिंह and expanded his kingdom by conquering many places, और उसने अपने राज्य को, बहुत से राज्यों को, many places, बहुत से छोटे छोटे राज्यों को जीत करके अपना साम्राज्य काफी कुछ बढ़ा लिया था सिंहवर्मन की अपेक्षा। नेक्स्ट देखें, द कशाकुड़ी कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट यानी दानपत्र होता है, कशाकुड़ी दानपत्र एक कॉपर प्लेट है, दानपत्र है, shows that सिंह विष्णु defeated the kings of कलभ्र, चोल, पांड्य एंड सिंघल्स। आप देखेंगे कशाकुड़ी कॉपर प्लेट बताती है, कशाकुड़ी दानपत्र से पता चलता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कशाकुड़ी दानपत्र, इससे पता चलता है, इसमें लिखा मिलता है कि सिंह विष्णु ने अपने समय के जो शासक थे उनमें कलभ्र, चोल, पांड्य और सिंघल, सिंघल यानी लंका के शासकों को, पांड्य यानी ये यहाँ के राजा को, चोल छोटे छोटे राजा यहाँ पर पांडवों के टाइम में चोल के थे, इनकी छोटी छोटी अपने नगर थे उनको, और कलभ्रों को, कलभ्र भी यहीं पर थे। तो ये कहा जाता है कि कशाकुड़ी कॉपर प्लेट से पता चलता है कि सिंह विष्णु ने अपने समकालीन छोटे छोटे शासकों में कलभ्र, चोल, पांड्य और सिंघल को पराजित करके, उनको पराजित करके ये अपना एरिया काफी कुछ बढ़ा लिया था। यानी इससे पांड्यों को जीतने के बाद, जीत लेने के बाद सिंह विष्णु का जो साम्राज्य था वो कन्याकुमारी तक बढ़ गया था, यानी बॉटम समुद्र को छू गया था। आगे देखें, आफ्टर डिफीटिंग द चोला रूलर, अभी देखें आफ्टर डिफीटिंग द चोला रूलर, अब चोल शासक कौन है, किन चोल शासक को हराया था, ये इसका नाम की जानकारी नहीं मिलती है, कंफर्म नहीं होता है कि कोई शासक का नाम क्या था। ही टुक ओवर चोल मंडलम, चोल मंडलम, मंडलम मीन्स एक एरिया, प्रदेश, प्रांत, तो चोलों का जो प्रांत था चोल मंडलम कहा जाता था, उस प्रांत को चोलों को हराने के बाद सिंह विष्णु ने चोल मंडलम पर अधिकार कर लिया था। एज ए रिजल्ट ऑफ हिज विक्ट्री, इस विजय का जो परिणाम रहा, द सदर्न बॉर्डर ऑफ द पल्लव किंगडम रीच द कावेरी रिवर, इस विजय के परिणाम स्वरूप इसका जो रिजल्ट रहा, उससे पल्लवों की जो सीमा थी वो कावेरी रिवर, कावेरी नदी तक पहुंच गई थी। सिंह विष्णु वाज अ फॉलोअर वैष्णव रिलीजन, सिंह विष्णु वैष्णव धर्म को का अनुयायी था, वैष्णव धर्म को मानने वाला था। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि कौन सा शासक किस धर्म को मानता था। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था एंड इनकरेज आर्ट, और उसने कला को भी बहुत काफी प्रोत्साहन दिया था। कला के प्रोत्साहन में आप देखें, ड्यूरिंग हिज टाइम आदिवराह स्वामी टेम्पल, इसके समय में
आदिवराह स्वामी मंदिर, जिसके मंडपम कहा जाता था, मंडप कहा जाता था, वाज बिल्ट इन महाबलीपुरम, मामल्लपुरम। इसके समय में आदिवराह स्वामी टेम्पल जो आज मामल्लपुरम में है वो बनवाया गया था। इन विच स्टैचू ऑफ सिंह विष्णु इन इज इनग्रेव्ड विद हिज क्वीन। और कहते हैं इसी आदिवराह स्वामी टेम्पल में, आदिवराह मंदिर में सिंह विष्णु की एक प्रतिमा उत्कीर्ण है, और वो अकेले नहीं है, वो उसकी रानियों के साथ सिंह विष्णु की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है, खुदी हुई है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक आप देखें, सिंह विष्णु विद हिज क्वींस स्कल्पचर फाउंड आदिवराह मंडपम इन महाबलीपुरम। ये आप एक पिक्चर देखें, इंपॉर्टेंट है ये पिक्चर। आप देखें इसी मंदिर में ये पिक्चर लगी है, और कहा जाता है ये सिंह विष्णु की प्रतिमा है, जो पल्लव ग्रेट पल्लवास का फर्स्ट रूलर था सिंह विष्णु, ये उसकी प्रतिमा है। और विद हिज क्वींस, और ये जो साइड में खड़ी हुई है ये इसकी रानियां हैं, इस सिंह विष्णु की रानियों का की प्रतिमा बनी हुई है। यानी राजा सिंह विष्णु अपनी रानियों के साथ इसी मंदिर में इसकी प्रतिमा को उत्कीर्ण किया गया है, लगाया गया है। अब इन रानियों का नाम क्या था इनके बारे में कुछ पता नहीं चलता है, ये माना गया कि सिंह विष्णु की प्रतिमा है और ये उसकी रानियां हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट शासक है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। आपने पल्लवों की वास्तुकला वाला वीडियो देखा होगा, तो वहां आपने देखा होगा कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट के नाम से ही एक वास्तुकला शैली चल गई है, जिसे महेंद्र वर्मन शैली कहा जाता है। टाइम पीरियड देखें 600 to 630 AD, 600 से 630 ईस्वी। द सन एंड सक्सेसर ऑफ सिंह विष्णु वाज महेंद्र वर्मन फर्स्ट। सिंह विष्णु का बेटा और उसका उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन फर्स्ट हुआ। He was among the greatest ruler of the Pallav dynasty. पल्लव राजवंश के महान राजाओं में महेंद्र वर्मन फर्स्ट की गिनती होती है, श्रेष्ठ राजाओं में इसकी गिनती होती है। महेंद्र वर्मन was equally great in both war and peace, और कहा जाता है कि महेंद्र वर्मन युद्ध और शांति दोनों में समान रूप से उसका वर्चस्व था, समान रूप से उसका अधिकार था। युद्ध और शांति का मतलब राज्य को जीतने में भी और कल्चरल एक्टिविटी में भी वो उसका बराबर का अधिकार था। इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, he had assumed the titles, इसकी टाइटल्स, इसकी उपाधियां इंपॉर्टेंट हैं। he had assumed the titles of मत विलास, विचित्र चित्र, गुणभर, चित्रकार पुली एंड अदर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, महेंद्र वर्मन फर्स्ट की कई उपाधियां थी, जिसमें मत विलास, विचित्र चित्र, गुणभर, चित्रकार पुली, ये मशहूर टाइटल है। और नाम से लिख रहा होगा मत विलास यानी मस्त रहने वाला, विचित्र चित्र विचित्र स्वभाव वाला, गुणभर गुणों से परिपूर्ण, चित्रकार पुली यानी आर्टिस्ट, ये इसके अर्थ हुए। ही वॉज अ ग्रेट कंपोजर, पोएट एंड म्यूजिशियन, वो एक महान निर्माता, कवि और संगीतज्ञ भी था। ये देखें यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है, जैसे पीछे लगी हुई थी, ये पिक्चर भी यहाँ पर देखें लिखा महेंद्र वर्मन फर्स्ट विद हिज क्वींस, अपनी पत्नियों के साथ, स्कल्पचर फाउंड इन आदिवराह केव टेम्पल, आदिवराह गुहा मंदिर इन महाबलीपुरम। उसी जगह पर ये भी एक मूर्ति लगी हुई है, और कहा जाता है कि ये जो प्रतिमा खुदी हुई है ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट की प्रतिमा है यहाँ पर ये। और विद हिज क्वींस, अपनी दुरानियों के साथ महेंद्र वर्मन यहाँ पर खड़ा दिखाया गया है। और जैसे पीछे आपने देखा था सिंह विष्णु में, ये दोनों रानियों की प्रतिमाएं, मूर्तियां दाएं बाएं साइड में अलग अलग हैं, बगल बगल हैं। यहाँ पर दोनों रानियों की मूर्तियां एक साथ हैं, और एक रानी की हाथ को पकड़े हुए यहाँ दिखाया गया है कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट अपनी एक रानी का हाथ पकड़े हुए है। और यहाँ पर देखें फिंगर से लग रहा है ये कि अपनी रानी का हाथ पकड़े हुए कुछ इशारा कर रहा है किसी तरफ, कुछ दिखाते हुए। ये प्रतिमा है महेंद्र वर्मन फर्स्ट की अपनी रानियों के साथ में। इंपॉर्टेंट है इसकी उपाधियां, सब ध्यान से आप देखिएगा। द पल्लव चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट बिगन फ्रॉम द टाइम ऑफ महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो अभी पीछे मैंने बात की थी कि पल्लव और वातापी या बादामी की चालुक्यों का जो संघर्ष शुरू हुआ था और कई सालों तक चलता रहा, जो मैंने बताया था कि अगर आप इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को समझ लें, पल्लव चालुक्य राजवंश को, तो दोनों का इतिहास आपके समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। और ये पल्लव चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट बिगन फ्रॉम द टाइम ऑफ महेंद्र वर्मन फर्स्ट। पल्लव चालुक्य के संघर्ष की जो शुरुआत हुई थी वो महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम से ही हुई थी।
और वहां का पल्लव वातापी के चालुक्य का शासक कौन था? आगे देखे आप लाइन, द ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ऐहोल अभिलेख shows that the Chalukya king Pulkesin II, चालुक्य शासक वातापी या बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन है, conquered the Kadambas and the Chalukyas of Vengi and entered the Pallav kingdom। वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने अपने समय के कदम्ब राजवंश को जीता और उसके बाद वेंगी के चालुक्यों को जीता। इन दोनों को जीतने के बाद उसने पल्लव राजवंश में एंट्री की, पल्लव राजवंश में प्रवेश किया। ऐहोल अभिलेख बताता है। और चालुक्य राजवंश का जब मैं राजनीतिक इतिहास का वीडियो बनाऊंगा तो डिटेल में वहां पर आपको ऐहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा, पुलकेशिन सेकंड के बारे में बताऊंगा, और वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी होगी आपको पढ़ने के लिए। और यही 2-4 डायनेस्टी पल्लव, चोल, चालुक्य आप समझ लेंगे तो पूरा दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास आपको समझने एक तरीके से आ जाएगा, इंपॉर्टेंट सब लगभग हो जाएगा। तो कदम्बों को और वेंगी के चालुक्यों को जीतने के बाद पल्लव राजवंश में पुलकेशिन सेकंड ने एंट्री मारी और यानी धावा बोला, आक्रमण किया। और महेंद्र, और उस समय राजा था महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन सक्सीडेड इन सेविंग द कैपिटल। महेंद्र वर्मन अपनी राजधानी, इस आक्रमण से, पुलकेशिन सेकंड के अटैक से अपनी राजधानी को बचाने में तो सफल हो गया, बट पुलकेशिन कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ द पल्लव किंगडम। लेकिन पुलकेशिन सेकंड ने पल्लव शासक के, पल्लव साम्राज्य के का जो उत्तरी प्रांत था, नॉर्दर्न के जो प्रोविंस थे, उनको अपने अधिकार में कर लिया। यानी पुलकेशिन सेकंड की विजय हुई, और एक तरीके से विजय कहा जाएगा कि राजधानी तो बचा लिया महेंद्र वर्मन ने, कांची को बचा लिया, लेकिन अपने साम्राज्य का उत्तरी क्षेत्र गंवा दिया, उसको पुलकेशिन सेकंड ने जीत लिया। ये नेक्स्ट, महेंद्र वर्मन एबंडेंट जैनिज्म। महेंद्र वर्मन को कहा जाता है कि जैन धर्म का अनुयायी था। इसके पीछे आपने देखा पहले कि सिंह विष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी था, महेंद्र वर्मन जैन धर्म का अनुयायी था। एंड एम्ब्रेस्ड शैविज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शैव संत अप्पर। इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट जैन धर्म को मानने वाला था, लेकिन एक शैव संत, शैव धर्म के गुरु संत अप्पर के प्रभाव में आकर के उसने शैव धर्म ग्रहण कर लिया था। शैविज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शैव संत अप्पर, अप्पर के प्रभाव में आकर के उसने जैन धर्म को छोड़ करके शैव धर्म अपना लिया था। इंपॉर्टेंट है ये। He built many cave temples। इसने बहुत से गुफा मंदिर बनवाए। और गुफा मंदिर के बारे में आपको वो पल्लव वास्तुकला का जो मेरा पहला वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है, उसको आप देखिएगा तो महेंद्र वर्मन शैली में महेंद्र वर्मन के बनवाए हुए सारे मंदिरों का जिक्र वहां पर आपको मिलेगा। इससे आपका पूरा वीडियो, उसको आप साथ में देख लेंगे तो महेंद्र वर्मन का सब कुछ पॉलिटिकल और कल्चरल आपका कवर हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। एंड कंपोज्ड, साहित्य का भी बहुत प्रेमी था। कंपोज्ड मत्त विलास प्रहसन। इंपॉर्टेंट लाइन आप ध्यान दीजिएगा, मत्त विलास प्रहसन। ये मत्त विलास प्रहसन एक ड्रामा है, एक नाटक है, और कहा जाता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम ने ही मत्त विलास प्रहसन नाटक की रचना की थी, इसको लिखा था। और इस मत्त विलास प्रहसन के नाम से लग रहा हुआ, मत्त विलास यानी मदमस्त रहने वाला, प्रहसन मतलब छोटा सा नाटक। और कहा जाता है कि इस मत्त विलास प्रहसन में बौद्ध संघ के, जो बौद्ध भिक्षुओं का उस संघ में भ्रष्टाचार फैल गया था, उस भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। और बौद्ध भिक्षुओं के बीच जो भ्रष्टाचार था, इस नाटक के जरिए वहां पर दिखाने की कोशिश की गई थी मत्त विलास प्रहसन में, जो उस समय काफी समाज में काफी एक दुष्प्रचार फैल रहा था इससे, उसको मत्त विलास प्रहसन में महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने दिखाने की कोशिश की। यानी मत्त विलास प्रहसन उसका लिखा हुआ एक ड्रामा है, एक नाटक है। ही वाज आल्सो ए म्यूजिशियन, वो एक संगीतज्ञ भी था। एंड हैड लर्न म्यूजिक फ्रॉम द फेमस म्यूजिशियन रुद्राचार्य। वो संगीतज्ञ भी था, संगीत की भी उसको जानकारी थी। और कहते हैं कि उसने उस समय के मशहूर संगीतकार रुद्राचार्य से उसने संगीत की शिक्षा ली थी। यानी संगीत की जो जानकारी, संगीत का जो ज्ञान, जो जानकारी, जो शिक्षा ली थी उसने उस समय के महान संगीतज्ञ रुद्राचार्य से उसने संगीत की शिक्षा ली थी। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, इस तरह आपने देखा कि दक्षिण भारत का इतिहास किस तरह से दक्षिण भारत 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिणापथ और द्रविड़ देश में। अभी मैंने आपसे द्रविड़ देश के जो पल्लव राजवंश है उसके राजनीतिक इतिहास की शुरुआत की है। इनका कल्चरल में आर्किटेक्चर आपका अलग से वीडियो आप वहां पर देख लें। और इस पल्लव राजवंश का जो राजनीतिक इतिहास है, इसको 3 से 4 भागों में बांट करके आपके सामने रखूंगा, जिससे कि कुछ भी आपको ना छूटे। भले कई वीडियो हो जाएं, लेकिन फिर जो डायनेस्टी आप पढ़ें तो आपको लगे कि सब कुछ आपको यहाँ पर मिल गया है।
और अब इसके बाद इस फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट में महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन और उसके उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में बात की जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित ही कमेंट बॉक्स में लिखें, और अपने पसंद के अगर कोई वीडियो आप चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। ओके बाय, सी यू, थैंक यू, नमस्कार।